देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जब जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर कदम रखा तो वहां से जो सच्चाई उभरी उसने सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर झटका दिया है। साथ शिक्षा और रिसर्च के नाम पर स्थापित ये संस्थान कुछ लोगों के लिए आतंक की छिपने की जगह बन गया था। किताबों और प्रयोगशालाओं के बीच बम के नक्शे और रासायनिक पदार्थों की बरामदगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरे नंबर 4 और 13 से मिलने वाले साक्ष्य, डिजिटल डिवाइस, पेन ड्राइव और रसायन इन्हीं कमरों को आतंकियों की गुप्त बैठक का केंद्र दिखाते हैं, जहां दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य ठिकानों पर हमले की रूपरेखा बनती थी। कमरा नंबर 13 पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई का पता चला है और कमरा नंबर 4 डॉक्टर उमर नबी का। दोनों ही न सिर्फ विश्वविद्यालय के भीतर सक्रिय रहे बल्कि इनके कमरे साजिश रचने के केंद्र बन गए। फॉरेंसिक टीम ने इन कमरों के अलावा विश्वविद्यालय की लैब में भी रासायनिक पदार्थ बरामद किए हैं और प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि इन्हें कम मात्रा में अमोनिया नाइट्रेट और ऑक्साइड के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जांच से ये भी पता चला है कि 2 फैकल्टी सदस्य डॉक्टर उमर नबी और शाहीन शाहिद ने लैब से केमिकल्स बाहर ट्रांसपोर्ट कराए। ये केमिकल्स फरीदाबाद की धौज और टागा गांव तक पहुंचाए गए, जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के कमरों से मिली डायरी और नोटबुक्स इस पूरे तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। और इन संदर्भ ग्रंथों में कोड वर्ड्स का बार बार इस्तेमाल और तारीख 8 से 12 नवंबर का उल्लेख या संकेत देता है कि आरोपी इस अवधि के बीच किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थे। डायरी में दर्ज लगभग 25 से 30 नाम जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद अस्पताल आसपास के इलाकों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के लिए नेटवर्क का नक्शा बना रहा है। इन नामों और कोड्स वर्ड्स की व्याख्या से ही आगे की सच्चाई उभर सकती है। सबसे भयावह पक्ष ये है कि ये सारा नेटवर्क एक ऐसे संस्थान में पनपा जहां समाज ने ज्ञान और इलाज की उम्मीद रखी थी। चिकित्सा और शिक्षा के पवित्र परिसर को आतंक की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना न केवल संस्थागत विफलता का संकेत है बल्कि ये देश की सुरक्षा और समाज के नैतिक ढांचे पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। डॉक्टरों और शिक्षकों का ये किसी भी विचारधारा के तहत हिंसा या आतंक का साथ देना चिकित्सा पेशे के मूल सिद्धांतों, जान बचाने और अहिंसा के सीधे खिलाफ है। जांच अब केवल दिल्ली ब्लास्ट तक सीमित नहीं रही, ये पूरे उत्तर भारत में फैले शैक्षणिक और स्थानीय नेटवर्क की पड़ताल में तब्दील हो चुकी है। डायरी, डिजिटल डेटा, रासायनिक सैंपल और ट्रांसपोर्ट के सबूत मिलकर ये दर्शाते हैं कि ये कोई अलग थलग या आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि संगठित योजनाबद्ध तंत्र का हिस्सा थी। सुरक्षा एजेंसियों को न सिर्फ आरोपियों का पता लगाना है बल्कि ये भी समझना जरूरी होगा कि ऐसी सोच कैसे विश्वविद्यालय के भीतर पनप सकी। क्या संस्थागत निगरानी की कमी थी? क्या भर्ती और फैकल्टी की पृष्ठभूमि की पर्याप्त जांच नहीं हुई और क्या विश्वविद्यालय का ढांचा ऐसे तत्वों के प्रभाव की अनुमति देता रहा? ये मामला न केवल दोषियों की खोज का है बल्कि उस विचारधारा और संरचनात्मक विफलताओं की भी पड़ताल है जिनके कारण शिक्षा का मंदिर कभी कभी हिंसा का अड्डा बन जाता है। समाज और राज्य दोनों के सामने ये बड़ी चुनौती है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो शिक्षा और चिकित्सा की पवित्रता को बचाए, फैकल्टी और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की सख्त जांच को सुनिश्चित करे और यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की चरमपंथी गतिविधि के लिए समय रहते चेतावनी और रोकथाम के उपाय लागू करे। सिर्फ सजा देकर या कुछ चेहरों को हटाकर समस्या खत्म नहीं होगी, जड़ तक जाकर संस्थागत सुधार करना निहायत आवश्यक है ताकि डॉक्टर साहब टेरर जैसी घटनाएं दोबारा जन्म न ले सके।